कभी सोचा है कि बारिश के बाद आसमान में वो खूबसूरत सा रंगीन आर्क कैसे बन जाता है? चलिए आज नेचर की इस अमेजिंग कलाकारी के पीछे का साइंस समझते हैं। तो सवाल यही है, पानी की एक नन्ही सी बूंद में आखिर ऐसा क्या होता है कि वो पूरे आसमान को रंगों से भर देती है? इसी जादू को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं एक सिंपल से कांच के प्रिज्म से। देखते हैं कि जब इससे सिर्फ एक रंग की रोशनी गुजरती है तो होता क्या है। सबसे पहले एक टर्म समझते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट। सुनने में थोड़ा साइंटिफिक लगता है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल है। एक रंग का प्रकाश, यानी सिंगल कलर लाइट। जैसे किसी लेजर से निकलती हुई रेड या ग्रीन लाइट। तो होता क्या है कि लाइट रे का रास्ता दो बार बेंड होता है। एक बार जब वो प्रिज्म में एंटर करती है और दूसरी बार जब उससे बाहर निकलती है। और ये दोनों बेंड्स, ये दोनों मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं बेंड से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है वो है एंगल ऑफ डिविएशन। ये बेसिकली एक मेजर है कि लाइट की किरण अपने ओरिजिनल सीधे रास्ते से कितना भटक गई है। इसको हम मजाक में पथ भ्रष्ट एंगल भी कह सकते हैं। एक रंग की कहानी तो आसान थी, पर असली मजा तो अब शुरू होगा जब हम सूरज से आने वाली वाइट लाइट को इस प्रिज्म से गुजारेंगे। देखते हैं अब क्या होता है। तो सवाल वही है, अगर हम एक सिंगल कलर की जगह नॉर्मल सनलाइट इस्तेमाल करें तो प्रिज्म क्या करेगा? और इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग है। ये जो व्हाइट लाइट हम देखते हैं ना, वो असल में एक कलर है ही नहीं। ये तो 7 अलग अलग कलर्स की एक टीम है, सब एक साथ मिक्स्ड। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन सामने आता है। किसी भी कलर की वेवलेंथ यानी उसकी तरंग दैर्ध्य और उसके भटकने यानी डिविएशन के एंगल के बीच, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। और जब प्रिज्म इस वाइट लाइट को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ता है, तब हमें मिलता है वो फेमस स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, जिससे हम सब बचपन से विबग्योर के नाम से जानते हैं। और यहाँ फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल काम करता है। जिस कलर की वेवलेंथ जितनी लंबी होगी, उसमें भटकन उतनी ही कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ छोटी वो सबसे ज्यादा बेंड होगी या भटकेगी। तो एक इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है, अगर एक प्रिज्म लाइट को तोड़ सकता है तो क्या वो इसे वापस जोड़ भी सकता है? और जवाब है बिल्कुल। अगर हम इन 7 रंगों के रास्ते में एक दूसरा प्रिज्म लेकिन उल्टा करके रख दे तो ये पूरा मैजिक रिवर्स हो जाता है। सारे 7 रंग मिलकर वापस एक सिंगल व्हाइट लाइट बीम बन जाते हैं। इससे एक बहुत ही लॉजिकल सवाल निकलता है, अगर प्रिज्म लाइट को स्प्लिट करते हैं तो फिर हमें खिड़की के कांच से देखते वक्त रेनबो क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब बड़ा स्मार्ट है। एक फ्लैट ग्लास स्लैब जैसे खिड़की का शीशा असल में 2 प्रिज्म्स की तरह काम करता है, एक सीधा और एक उल्टा, एक साथ जुड़े हुए। तो जैसे ही लाइट स्प्लिट होती है वो अगले ही पल वापस जुड़ भी जाती है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे अप्लाई करते हैं नेचर के सबसे ग्रैंड शो पर, रेनबो यानी इंद्रधनुष। अब प्रिज्म को भूल जाइए, नेचर के पास अपने खुद के लाखों करोड़ों प्रिज्म्स हैं। बारिश की हर एक नन्ही बूंद, और हर बूंद के अंदर लाइट के साथ 3 स्टेप का एक प्रोसेस होता है। पहले वो विबग्योर में स्प्लिट होती हैं, फिर बूंद के अंदर से टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं, और आखिर में बूंद से बाहर निकलते हुए एक बार फिर बेंड होकर देखने वाले की आंखों तक पहुंचती है। लेकिन इंद्रधनुष दिखने के लिए कंडीशंस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। सूरज का चमकना जरूरी है, हवा में पानी की बूंदें होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सूरज देखने वाले के ठीक पीछे होना चाहिए। और क्योंकि हर रंग लाखों बूंदों से एक थोड़ा अलग, एक स्पेसिफिक एंगल पे बाहर निकलता है, वो सब मिलकर आसमान में वो आइकॉनिक खूबसूरत सा आंख बना देते हैं जिसे हम रेनबो कहते हैं। तो इसका मतलब रेनबो और कुछ नहीं बल्कि सनलाइट है, जिसे बारिश की बूंदों ने कलर्स के हिसाब से सॉर्ट कर दिया है। लेकिन डबल रेनबो का क्या? सोचने वाली बात है। उन बारिश की बूंदों के अंदर ऐसा क्या एक्स्ट्रा हो रहा होगा जो वो दूसरा हल्का सा इंद्रधनुष भी बना देता है?